अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग फौज़ा कुलसूम राना और माइनस न्यूज़ से। आज आपने देखा कि एक तो जो गज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, आलमी ताकतों ने ये देख लिया कि जो आज़ादी राय की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बोलती बंद ना करो की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ पर जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मैसेजेस देते हैं। तो आज हमने देखा है कि तैयब एर्दोगान ने जब गज़ा की बात की, उन मसाइब, उन मज़ालिम का जिक्र करना चाहा तो उनका माइक म्यूट हो गया। और यह सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, दीगर रहनुमाओं ने भी, इवन कनाडा के रहनुमाओं ने भी जब बात करने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही सलूक किया गया। इसके साथ साथ अभी कुछ लम्हे पहले जो है वो सदर ट्रंप की तकरीर जो है वो ख़त्म हुई है, और उसमें उन्होंने मैं कहती हूँ किसी को छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने सभी को तनकीद का निशाना बनाया। उनकी ये जो तकरीर थी वो पूरा मैं इज़म था, और आपको पता है कि ये मैं इज़म जो है एक ऐसा इज़म है जो कि आजकल बहुत राइज है लेकिन ख़तरनाक भी बहुत है। उन्होंने कहा कि मैंने जंगें रुकवाई, और यूएन को भी क्रिटिसाइज़ किया कि यूएन क्या कर रहा था जब मैं इनके साथ जो जंगों का उन्होंने जिक्र किया है, और बारहा वो उसका क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं इन सरबराहान से मुलाकात कर रहा था यूएन की जानिब से एक कॉल भी नहीं आई, तो यूएन के रोल को, और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं यूएन में इस्लाहात चाहता हूँ। एनीवेज, जब हम यूएन के रोल को वैसे भी क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं बीइंग जर्नलिस्ट, तो हमें नज़र आता है कि उसमें वाकई में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और ख़तरनाक तरीन ये बात कर दी है। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि कॉप होती है और उसमें ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात की जाती है, लेकिन उन्होंने कह दिया इससे रबिश, ये कुछ नहीं है जी माहौलियाती तब्दीलियाँ। और ख़ास तौर पर कोल को उन्होंने ब्लैक जो ग्रीन ब्यूटी का नाम दे दिया है, और कोल जो है वो इस ब्यूटी, और आप इसको जो है वो नहीं कह सकते कि माहौलियाती आलूदगी से आप इसे मंसूब नहीं कर सकते। फिर इसके साथ साथ उन्होंने वार्न कर दिया कि जो इजराइल, जो ख़ास तौर पर ईरान है, वो कभी भी अपने एटमी जो हथियार है हम बनाने नहीं देंगे। अमरीकी बमबार तैयारों ने किस तरह से फ्रूदा पर अटैक किया और इनका जो सारा जोहरी जो हथियार बनाने का मंसूबा है वो मलिया मेट कर दिया। ये अहम तरीन नुकात। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और जो चीन है वो फीड कर रहे हैं रशिया को, उनसे तेल खरीद रहे हैं, और क्या हो रहा है उस जंग को, वो जो यूक्रेन वॉर जो है वो चल रही है, तो ये उसमें वो कर रहे हैं, दखल अंदाजी कह लीजिए। एक और अहम तरीन पॉइंट था, लंदन मेयर जब ये उन्होंने यूके का विजिट भी किया तो भी वो अच्छे खासे उनसे नाला नज़र आए। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी पॉइंट है कि क्या कोई इस्लाम का नफाज हो रहा है या कोई शरीयत नाफिज की जा रही है। अब अमेरिका को ऐसी क्या रिपोर्ट्स दी गई हैं। वैसे तो हम हमेशा शादियाने बजाते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी के, या फिर वो मुसलमान जो कि दीगर ममालिक में बसते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और आप ये देखें कि जो यूके का कानून है वो इजाज़त देता है, मेयर वहाँ के वोटों से मुंतखब हुए हैं, उनको इस किस्म की एलिगेशंस का सामना करना पड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे ही क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, और यूएन की जो खास तौर पर जनरल असम्बली 80वां ये इजलास है जनरल असम्बली का, ये जो हो रहा है इसमें जो बात हो रही है, एक तो बात ये है कि अगर आप गज़ा की बात करेंगे तो आज हमें नज़र आ गया कि वो तो माइक म्यूट हो जाएंगे। अभी जनरल असम्बली में देखिए क्या सूरत हाल बनती है। उससे पहले जो गज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर वो जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आप बात कर सकते हैं, आपको आज़ादी राय है, आज़ादी इजहार है, ये वाली रिपोर्ट्स हमने देखा है तरक्की पजीर ममालिक बना बना के भेजते हैं और उनसे मदद भी मांगते हैं, लेकिन मदद का अमली सबूत जो है वो आज हमारे सामने नज़र आ गया। वो कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, बुरे अल्फाज है, जूते की नोक पर वाली बात आज सामने आई है, क्योंकि जब आप गज़ा के मुजालिम पर, उन मसाइब पर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सारी डेवलपमेंट को माइनस न्यूज़ जो है वो इस तरह से भी ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदीया और पाकिस्तान की ये जो दिफाई डील हुई है ये कोई आम डील नहीं है, ये शायद मजबूरी बन चुकी थी उन मुसलमान ममालिक की। दूसरी तरफ एक और बात बताते हैं, जैसे ही माइक म्यूट हुए हैं, नेतन्याहू ने अपने जो तमाम तर कमांडर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की है, फिर उन्होंने चीयर्स करके ग्लास भी लहराए हैं मीटिंग के लास्ट पर। तो वहाँ पर एक तो ये सेलिब्रेशन नज़र आती है कि गज़ा की बात नहीं होने दी गई, गज़ा की कॉन्फ्रेंस में भी वो आवाज़ ही नहीं पहुँची, इंटरप्रेटर भी जो थे वो भी हैरान रह गए कि हम क्या बात करें, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है, और दुनिया की स्क्रीन पर तकारीर जो लिखी गई थी वो हिस्सा सामने नहीं आ सका। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो सेलिब्रेशन हुई है, नेतन्याहू ने अपने कमांडर्स को बुलाया है और उन्होंने चीयर्स किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगला साल जो है वो बहुत अहम है, अपनी वो पावर को, अपनी वो ताकत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं,
और अगला साल अहम है, और वो किसी भी मुल्क को जो भी रास्ते में आएगा उनकी ताकत को कंट्रोल करने में वो उसको निशाना बनाएंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लिंक करिए बगराम एयरबेस को, अचानक से अमेरिका को कैसे ख्याल आ गया? किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कुछ अरसे से जो मुलाकातें होनी शुरू हो गई थी अमेरिकी हुकाम और अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनके हुकाम के साथ, तो हमें ये नज़र आ रहा था, जिस तरह से अफगानिस्तान भी कह रहा है, मुत्तकी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1 इंच भी हम अमेरिका को नहीं देंगे। तो क्या अब ये एक नई जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि अंकल सैम के बारे में, मेरा मतलब है सदर ट्रंप के बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो जो कह देते हैं वो कर गुजरना चाहते हैं, क्योंकि मैं इज़्म का इजहार आज आपने जो 80वां इजलास है जनरल असम्बली का उसमें भी देख लिया है। तो बगराम एयरबेस पर आना चाइना तो एक बहाना है, असल में पाकिस्तान निशाना है, क्योंकि हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह से ईरान में रजीम चेंज करने की कोशिश की गई और वो नहीं हो सका, तो फिर मेरे ख्याल में सूटेबल प्लेस जो है वो बगराम नज़र आता है। अदरवाइज़ क्या नेतन्याहू जो अपने कमांडर्स के साथ बैठ कर सेलिब्रेट कर रहा है, चीयर्स कर रहा है, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आई है। अगर इस सारी सिचुएशन को हम ओवरऑल एनालाइज करें, एक इतने बड़े मुल्क का सदर जो कि माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बिल्कुल भी सेंसिटाइज नहीं है, उसको नहीं समझ आ रही है कि कोल का जो है वो माहौलियाती आलूदगी में कोयला का कितना किरदार है, और ये जो बड़ी ताकतें हैं चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी में, दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ाने में और जो धुआं है उसको कंट्रीब्यूट करने में, उसके जो असरात इस कुरे अर्ज पर, इस ज़मीन पर पड़ रहे हैं, ख़तरनाक तरीन नताइज निकल रहे हैं। तो वहाँ से ये एक बहुत काबिल अफसोस बात भी है, हैरत अंगेज़ बात भी है, शॉकिंग सिचुएशन है कि जो अमेरिकी सदर हैं वो कभी इस हवाले से क्या सेंसिटाइज ही नहीं हुए हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों के क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि शायद क्लाइमेट जस्टिस की जब हम बात करते हैं, जो मुतासरा तरीन ममालिक हैं, चूँकि पाकिस्तान भी उनकी सफ़ में शामिल है, तो उनके लिए फ़ंड्स रखना, क्लाइमेट जस्टिस की बात करना और उनका ख्याल रखना, शायद सदर ट्रंप जो हैं वो उस तरफ नहीं आना चाहते, या फिर वो जिस तरह से अपना जो असला है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, वो वैसे भी अमेरिका पहले वाला जो फार्मूला है वो भी अपनी जो इंडिजिनस उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका रिवाइवल चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका को खुद मुख्तार और इकोनॉमिकली ख़ास तौर पर जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो इस सारी सूरत हाल को भी अगर हम वो देख लें। लेकिन इस सारी ये जो बयान है ये बहुत गैर संजीदा उनका बयान है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्योंकि कुराए अर्ज़ और दुनिया का वो दर्जा हरारत जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से है वो पहले नहीं हुआ करता था, और इसके लिए इकदाम करना इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में तो एक सबसे पहली जो प्रोटेस्ट कॉल है वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ फ़ौरन ऐलान जंग कर देना चाहिए उन एक्टिविस्ट को जो कि दुनिया को बचाने के लिए इस कुराए अर्ज़ को जो दर्जा हरारत की शिद्दत है, माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियाती तब्दीली है, क्योंकि हमने देखा है हालिया 50 लाख के लगभग जो अफराद हैं वो पाकिस्तान के सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने किसी बैरूनी दुनिया से अपनी फंडिंग नहीं मांगी है। हालांकि क्लाइमेट जस्टिस की अगर बात करें तो पाकिस्तान का अगर ड्यू शेयर मिले तो वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग इससे मुतासरा हुए हैं। तकरीबन 22 लाख के लगभग जो अफराद हैं वो पंजाब से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, उनके माल मवेशी सैकड़ों हज़ारों देहात जो हैं वो इस सैलाब में बह गए हैं। तो क्या ये सदर ट्रंप को सूट करता है कि वो इस किस्म का बयान दें, माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी को इतना गैर संजीदा लें? ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि वो अपनी इकॉनमी को दमाम देने के लिए और तवाना रखने के लिए दूसरे ममालिक को अपने डंडे से सदर ट्रंप जो है वो हाँकना चाहते हैं। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि रशिया से जो तेल की खरीदो फरोख्त है वो फौरी तौर पर बंद की जाए। इससे पहले हमने देखा था कि वो चीन को उन्होंने कहा था जी आप ईरान से तेल ले लें। तो अब ये देखें कि जो रशिया से तेल खरीदने का एक तो इकोनॉमिक ज़ाहिर है एक एजेंडा है सदर ट्रंप का, और फिर वो ये इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि बाहर हिंदुस्तान इंडिया से क्या रिएक्शन आता है, क्या वो इस पर बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या वो अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करते हैं नहीं करते हैं? क्योंकि वो फिर सदर ट्रंप ने टैरिफ जिस तरह से 50% भी जो टैरिफ है वो जो हिंदुस्तानी मसनूआत है उन पर जो आयद कर दिया है, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि वो जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है और उनकी जो बाकी अमूर हैं उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तब देखते हैं कि हिंदुस्तान और चीन जो है वो अपनी तेल की खरीदो फरोख्त जो है ख़ास तौर पर रशिया के साथ वो रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। इसके साथ साथ जो मेयर लंदन है सादिक खान, उन पर जो उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, ये भी एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन अ सेंस है कि आप ये देखें कि उनको जिस तरह से वो ब्लेम किया गया है कि वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं यूके में। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पाइंग एजेंसीज ने सदर ट्रंप को फीड किया है, या फिर यूके की जो हुकूमत अभी हालिया जो विजिट था सदर ट्रंप का
ان کو اس حوالے سے وہاں پر بریفنگز دی گئی ہیں اور اسلام سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں۔ ایک اور اہم ترین آج کی جو تقریر تھی صدر ٹرمپ کی، اس میں نکتہ تھا کہ ابراہم ایکارڈ پر کام ہو رہا ہے، وہ کروا کر رہوں گا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ایران میں جو فرودہ کی پوائنٹ پر جو جوہری تنصیبات تھیں، امریکی بمبار طیاروں نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو آپ اس کو ذرا لنک کرتے جائیں کہ ایک تو وہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ صہیونی طاقتوں کو تو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسرائیل کو بھی ہر طرح سے سپورٹ کریں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فرودہ پر امریکی بمبار طیاروں نے جو ہے وہ بمباری کی ہے اور وہ سارا وہاں پر ان کی جو جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایران کو کبھی بھی ہم جوہری ہتھیار جو ہے وہ حاصل کرنے نہیں دیں گے، وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں بنا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ کسی ملک کے لیے ایک کہتے ہیں نا کھلم کھلا مداخلت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم این پی ٹی کی بات کرتے ہیں تو جب ایک ملک کو ایک دوسرے ملک سے خطرہ ہو، جس طرح سے انڈیا اور پاکستان والا سینیریو تھا، تب بھی پاکستان پر بہت پریشر تھا، لیکن پاکستان نے کہا کہ ڈیٹرنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ساری ٹیکنیکلٹی سے آپ آگاہ بھی ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں ہمیں صاف ایک بات نظر آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف پورا کا پورا ہے۔ کہیں وہ میئر پتہ نہیں اسلام سے اتنے خائف کیوں ہے، کبھی وہ میئر لندن جو ہے صادق خان ان کو بلیم کر رہے ہیں اپنی تقریر میں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کچھ ممالک میں کینیڈا سمیت کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ والی مہم جو تھی وہ بھی چل پڑی تھی۔ تو کیا آنے والے دنوں میں وہ جو تیسری عالمی جنگ کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ غزہ کو ختم کرنے کے بعد فلسطین کو دڑا دڑ جو تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک صورتحال غیر یقینی سی ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور کاغذوں میں اگر وہ تسلیم کر بھی لیں اور غزہ کے مظالم نہ رکے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جو دوسرا مسلمانوں کو اب ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیا آنے والے دنوں میں اب یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ صادق خان پر جو ایلیگیشن لگی ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے؟ اور اگلے سال میں ایسا کیا خطرناک ہونے جا رہا ہے جس کو نیتن یاہو چیئرز کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو پاکستان اور سعودیہ کی ڈیفینس ڈیل ہوئی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی اہم اور ضروری تھی، جس کو تمام تر مسلمان جو ہے وہ بہت خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان جو ہیں اسی طرح اپنی بری اکانومیز کے ساتھ سٹرگل کرتے رہیں گے یا پھر یہ ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرنے کی مل جل کر اتحاد سے بھی وہ ہمت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ آج صدر ٹرمپ کی ہم نے تقریر سنی ہے، جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور یہ الفابیٹیکلی تقاریر ہوں گی۔ اب دیکھنا ہے، نظر رہے گی ہماری دیگر جو امپورٹنٹ رہنما ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، کس طرح سے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ جو ہے وہ یو این میں ریفارمز جو لانا چاہتے ہیں، کیا وہ مکمل یو این کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی مظالم کی مصائب کی بات ہو تو امریکہ جو ہے ہمیشہ ویٹو کے ذریعے، چاہے وہ غزہ میں جنگ بندی ہو یا دیگر صورتحال ہو، فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ تو مزید وہ کتنا اس کو پپٹ بنانا چاہتے ہیں اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فالو کرتے رہیے مائی نیوز۔